खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां एसडीएम कोल रंजीत सिंह ने शराब माफिया विपिन यादव के घर पर बुलडोजर चलाया है, जिसमें कुलदीप विहार के सहारा रेसिडेंसी के पास 135 वर्ग गज में बने मकान पर महाबली चलवाकर तुड़वा दिया गया। इस मकान को बनवाने के लिए विपिन यादव ने अपनी पत्नी रचना यादव के नाम पर जनवरी 2020 में जमीन खरीदी थी। इसके बाद उसने बिना एडीए की अनुमति और नक्शा पास कराए मकान को अवैध रूप से बनवाना शुरू कर दिया। शराब कांड में नाम आने के बाद प्रशासन ने इसकी कुंडली निकाली तो ये निर्माणाधीन मकान सामने आया। एसडीएम कोल रंजीत एडीए के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और इसके मकान को ध्वस्त कराने की कार्रवाई की गई। तो शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आप देख रहे हैं। ये पूरा मामला अलीगढ़ से ही है, जहां एसडीएम कोल रंजीत ने शराब माफिया विपिन यादव के घर पर बुलडोजर चलाया है। कुलदीप विहार के सहारा रेसिडेंसी के पास 135 वर्ग गज में बने मकान पर महाबली चलवाकर इसे तोड़ दिया गया। इस मकान को बनवाने के लिए विपिन यादव ने 2020 में अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदी थी। इसके बाद उसने बिना अनुमति के ही नक्शा पास कराया और मकान को बनवाने की भी तैयारी शुरू कर दी। शराब कांड में नाम आने के बाद प्रशासन ने इसकी कुंडली निकाली तो ये निर्माणाधीन मकान उसके सामने आ गया। शराब माफिया जो यहाँ पर विपिन यादव का ये मकान है, इसके बारे में मीडिया ने जांच पड़ताल करके यह पाया गया कि मकान बिना नक्शा बनाया गया तथा मानकों का पालन नहीं किया गया। मीडिया ने अनुरोध किया कि इस मकान का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जाए, जो मानक अनुरूप बना हुआ है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था की दृष्टि से हम और पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवा रहे हैं। तो खबर अलीगढ़ से, जहां जिले में जहरीली शराब का तांडव 7वें दिन भी देखने को मिला है। बता दें आपको कि जवा क्षेत्र में गंगनहर की पटरी पर किसी शराब तस्कर द्वारा फेंकी गई जहरीली शराब पीने से एक ईट भट्टा के 9 श्रमिकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 1 दर्जन लोगों की अभी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। 7वें दिन कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा है कि मध्यरात्रि जवा क्षेत्र में ईट भट्टे पर शराब से लोगों के बीमार होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उपचार के लिए इन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनमें से कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि ये शराब लोगों को नहर किनारे लावारिस अवस्था में मिली थी, जिसे पीने के बाद लोगों की हालत खराब हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, 7वां दिन है अलीगढ़ के कांड को, गांव जवा के अंदर जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों की मौत हुई। ज्यादा अपडेट बताएं मोहित। देखिए, बिल्कुल सुबह मैं आपको बता दूं कि थाना जवा के अंदर एक बार फिर ये जहरीली बम फूटा गया, साफ तौर से कहा रहा था, यानी कि जहरीली शराब के सेवन से और 9 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम टोटल आंकड़े की बात करते हैं तो 99 पे अब तक अलीगढ़ का टोटल आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि लगातार 7वें दिन जहरीली शराब का कहर जारी है। 9 लोगों की भट्टा मजदूर थे, बिहार की ये लेबर थी और भट्टा मजदूर का ये करने आए हुए थे यहाँ थाना जवा के अंदर, और यहाँ पर 9 भट्टा लोगों की मौत होगी। साथ ही साथ में एक थाना पेशावा के हैं जिनकी देर रात गुड़गांव में मौत होगी। यानी कुल मिलाकर अगर टोटल आंकड़े की हम बात करते हैं तो 99 लोगों तक अब तक शराब से टोटल मौत हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि पोस्टमार्टम से अलग और 10 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 10 लोग बिना पोस्टमार्टम कराए परिजनों ने उनको, किसी ने तो दफना दिया है तो किसी ने जला दिया है। लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर से 99 लोगों का अब तक अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि थाना जवा क्षेत्र के रोहरा भट्टे का ये पूरा मामला है। यहाँ पर ये लोग भट्टे पर रहकर ईंट की छपाई करते थे, तो क्योंकि लगातार प्रशासन का शिकंजा शराब माफियों पर कसता जा रहा है, तो मामला यही मिला कि वहां पर कोई एक गाड़ी आई थी, गाड़ी के द्वारा वहां खासा शराब को डिस्पोजल करने के लिए वहां फेंक दिया गया। वहीं बराबर में एक गंग नहर चलती है। ये भट्टे मजदूर के लोग जो वहां पर मछली निकालने के लिए आए थे, लेकिन वहां उनको जो शराब की पेटियां देखी, वो शराब की पेटियां लगाकर अपनी झुग्गियों में चले गए। झुग्गियों में उन्होंने फिर शराब का सेवन किया, जिसमें 22 लोगों की हालत गंभीर हुई। एक महिला की मौके पर मौत हो गई थी। महिला सहित 22 लोगों की हालत वहां पर गंभीर दिखी। उन लोगों को आनंद फानंद में जब पुलिस ने उनको
जेएन मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में जब भर्ती गया तो उपचार के दौरान वहां पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि जहरीली शराब का कहर कहीं से लेकर कहीं तक अलीगढ़ में फिलहाल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी भी 6 लोग डायलिसिस पे है, जिनकी हालत काफी तौर से गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन भी इस पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जितने भी शराब माफिया हैं उनके खिलाफ में जिनके जो मकान है उनको ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो बिपिन यादव शराब माफिया है उसका जो मकान को कल रात जिला प्रशासन के द्वारा बिल्डोजर चलाया गया। अगर बात करते हैं कार्रवाई की तो 7 आबकारी विभाग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो आबकारी अधिनियम के तहत पूरा शराब का मामला आता है। टोटल 7 लोगों के खिलाफ आबकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर आज तक के हम अगर पुलिस की बात बताएं तो 1 सीओ, 3 इंस्पेक्टर और के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 8 पुलिसकर्मी भी इसमें सस्पेंड कर दिए हैं। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात सुरभि मैं आपको बताऊं कि 466 जो पुलिसकर्मी लगातार 3 साल से पिछले थानों पर वो जमे हुए थे, शराब के द्वारा जो मौतें हुई हैं, तो 466 पुलिस वाले अब तक उनको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी बनाए हुए है। टोटल एसएसपी कल्याणी नथानी द्वारा 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो प्रदेश के अलावा गैर राज्यों में भी दबिश लगातार जारी है। तो यही कारण है जो 50,000 का इनामी था ऋषि कुमार, उसका बेटे को भी इन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ पर एक और अबर पैक दी गई है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है पुलिस जहरीली शराब के मामले में, हालांकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बता दें जितने भी ये लोग हैं जो शराब माफिया में पकड़े गए हैं, हालांकि अब तक पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात सुरभि ये है कि जो इनके मेन माफिया हैं उनमें पुलिस उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजती है, क्योंकि पुलिस का एक रूरल लेगिस्लेशन होता है, उसके आधार पर वो उनको जेल भेजती है। फिर बाकायदा कोर्ट से फिर उनका रिमांड मंजूर कराती है। रिमांड मंजूर कराने के बाद फिर उनसे गहन पूछताछ करती जाती है। तो यही कारण है कि अब तक अलीगढ़ के जिले में 3 बड़ी फैक्ट्रियां पुलिस के द्वारा पकड़ दी गई हैं। और अभी जो 50,000 का इनामी ऋषि है वो अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी से फरार चल रहा है, लेकिन उसकी पत्नी और उसका बेटा अब पुलिस की गिरफ्त में, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वो दारू पिया था सब, वो पथेरे आदमी लाया था दारू, वही पी के घटना हुआ सर। वो तो मरा गया सर। वो मरा गया सर, वो दूसरा कोई लेकर के आया सर, तो नहर में फेंका था। तो इन लोग हफ्ते के दिन हम लोग के खर्चा बढ़ता है, तो उन लोग उठा करके ले लाए 1 कार्टून और उन्हीं लोग बेचा। तो 100 रुपया हम लोग ले लिए, कहा जाने गए कि इसमें दावा है। लोग ले लिया, पी लिया तो फिर इधर सा हो गया। और ये लोग मछली वछली पकड़ने या नहाने गए होंगे, से उधर से आए, इनको पता चल गया, ये सब लोग उठा के लाए, उधर से उठा के लेके आए, अपनी अपनी झुग्गियों में पी लिया। सब लोग का सबका जान चला गया और बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं सब लोग। कम से कम होंगे 25-30 लोग तो हैं, इसमें महिला भी हैं 4-6, 3-4 महिला ख़त्म हो गई। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, मेरा गाँव यही है, रोहिरा की रहने वाली हूँ। ये मेरी परचूनी की दुकान है, उधर से ये सौदा खाते थे, कभी उधार कभी पैसे से। हर मंगलवार को हिसाब करते थे थोड़ा बहुत। शराब लाया था नदी में से, दारू झलल था वहाँ पर एक गाड़ी। कौन सी नदी में? जामा वाला नदी में जाता ना पानी, वही नदी में से लाया है। सब लोग लिया था डोलने के लिए, तो देख लिया 10 शराब। अच्छा। उठा के एक कार्टून घर में भर लिया। फिर घर में भी दारू अभी एक दिन के पकड़ा। कौन से भट्टे पर? रोहेरा। सबने दारू पिया वहाँ पर? जमा नहर फेंक के गए थे वहाँ? तो सबने दारू लिए वहाँ पर? सबने। अब क्या स्थिति है वहाँ पर इस टाइम? सबके ऐसा ही हुआ है, सबको ऐसा ही सुआ हुआ है, सब ऐसे सो हुए हैं वहाँ पर। इस केस में हमें कल पौने 11 बजे खबर लगी थी कि वहाँ पे कुछ केसेस हैं जो जहरीली शराब पीने के बाद जो है कुछ बीमार हुए हैं। तो वहाँ से हमारी मेडिकल टीम वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पे हम लोगों ने केसेस अटेंड करने शुरू किए। तो कल 18 केस वहाँ पहुँच गए थे, जिसमें से 5 केस की डायलिसिस हम लोगों ने वहाँ कराई और 4 केसेस की डायलिसिस हम लोगों ने वरुण हॉस्पिटल में करवाई, जिसमें से एक की डेथ तो वहीं हो गई थी, एक लेडी थी जिसकी डेथ वहीं स्पॉट पे हो गई थी। 2 लोगों की डेथ यहाँ पे आके हुई थी। खबर अमरोहा से, जहां डिडौली कोतवाली पुलिस और गौ तस्करों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक सिपाही और 1-2 गौ तस्कर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी इस दरमियान गिरफ्तार कर लिया।
अलीगढ़ के अंदर ये पूरा मामला हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां अमरोहा में डिडौली कोतवाली पुलिस और गौ तस्कर के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गौ तस्कर के पैर में गोली लगी थी। हालांकि इलाज के लिए इस तस्कर को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। मौके से एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अमरोहा की पूरी खबर है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया है, एक गौ तस्कर के भी पैर में गोली लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी जुड़ गए हैं। इकबाल, पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ की खबर है ये अमरोहा से, किसी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है या फिर चेकिंग अभियान के तहत? इकबाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आप मिल पा। एक आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? तकनीकी समस्या है, इस कारणवश उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमरोहा से, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक गौ तस्कर इसमें घायल हो गया। चेकिंग के दौरान डिडौली थाना पुलिस को बाइक सवार 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। इसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, एक को मौके से गिरफ्तार किया गया है, एक सिपाही भी घायल है। यह घटना अमरोहा पाकबाड़ा रोड की है, जहां पर मवेशी को करकटान के लिए ले जा रहे थे। मवेशी को बचा लिया गया है। जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कोविड-19 महामारी के बीच लगाए गए लॉकडाउन में लाखों लोगों का रोजगार ठप होने से कारण उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। लखीमपुर खीरी में इस महामारी में समाजसेवियों ने लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दुख दर्द को बांटा और उन्हें जरूरत का सामान भी मुहैया कराया। आपको बता दें कि ऐसे ही एक समाजसेवी हैं जिले के पालिया विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता रेहान खान। रेहान कोरोना महामारी के दौरान एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही हैं। वो सुबह होते ही अपने साथियों के साथ खाने पीने के पैकेट और ज़रूरत का सामान लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाते हैं। पहले वो पूरे गांव को सैनिटाइज करते हैं और फिर ग्रामीणों में मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने का सामान बांटते हैं। यही वजह है कि आज पालिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी एक अलग ही पहचान बन गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी जुड़ गए हैं। अशरफ, सपा के नेता है रेहान खान, कोरोना महामारी के दौरान वो लोगों के बीच जाके मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अशरफ जी बताना चाहूंगा सुरभि जी, लखीमपुर के करीब में 137 विधानसभा पलिया है। पलिया में जो रेहान खान है, सपा नेता हैं, ये काफी चर्चा में इस समय है, क्योंकि ये लगभग 10 गाँवों में अपने एरिया के 10 गाँवों में राशन वितरित कर चुकी है। कोरोना जैसे महामारी में जहां इंसान भुखमरी की कगार पर हो गया था, अब ये पिछड़ा इलाका भी है, यहाँ पे भुखमरी की कगार पर हो गया था। इसको देखते हुए रेहान खान ने एक पहल की है और सबसे सराहनीय काम यह है कि इनकी एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसको इन्होंने बेचकर, अपनी गाड़ी को बेचकर लोगों तक राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अशरफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया, हर विधानसभा के अंदर अपनी अपनी जाकर के मास्क, सैनिटाइजर, कपड़े वितरण करने का काम करो। इस दौरान मैंने 10-15 गांव में करने के बाद मुझको कुछ आर्थिक कमजोरी लगी। मैंने एक अपनी निजी फॉर्च्यूनर कार 24 लाख की बेच करके मैंने क्षेत्र के अंदर गरीबों जनता में
मास्क, सैनिटाइजर, कपड़े, शादी का पूरा खर्चा उठाने का काम शुरू कर दिया है। बहुत ये अच्छा कार्य जो है रेहान जी कर रहे हैं और गरीबों को जो है ये आपदा में जो है मदद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है बेखबर होकर के गहरी नींद में जो है सोई है और गरीब जो है तराही तराही करके जो है जनता जो है मर रही है। देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, देखिए सरकार हमको भाजपा के जो मिला है वो हमारे लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर तरह से हम लोग मजबूर हैं, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। और देखिए कोई योजना 5 किलो राशन के अलावा हम लोग को क्या योजना मिल रहा है। एक महीने हम सालों साल 6 महीने 7 महीने बैठ के हम लोग भूखे मरेंगे और उसके बाद हमको 5 किलो राशन मिल जाएगा तो क्या हमारा पेट भर जाएगा 5 किलो राशन में? तो मैनपुरी में राष्ट्रीय पक्षी यानी कि 7 मोरों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। हत्या करने वाले एक आरोपी को ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो वहीं दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। पूरा मामला किशनी थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर महिगांव का है। मोरों की हत्या की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस को ग्रामीणों द्वारा एक आरोपी को हिरासत में दे दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग की टीम को इस बात की सूचना दी। पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर सभी मोरों का पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि राष्ट्र पक्षी मोरों का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार भी कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अवनीश मिश्रा जुड़ गए हैं। अवनीश, 7 मोरों की हत्या की गई, इसके पीछे की वजह? देखिए सुरभि, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पूरा मामला किशनी थाना क्षेत्र के गांव महिगांव का बताया जा रहा है, जहां देर रात में एक सूचना मिली थी कि वहां कुछ 7 मोरों की 2 व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसी हत्या की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के साथ साथ जब वहां पुलिस पहुंचती है तो वो ग्रामीण द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरा आरोपी जो है मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। पुलिस के पहुंचने के बाद वहां वन विभाग के अधिकारी को बुलाया जाता है, जिसके बाद उन 7 मोरों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद फरार आरोपी जो है उसकी भी जल्द पुलिस गिरफ्तारी की प्रयास में लगी है। उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम भी कर रही है और जो गिरफ्तार आरोपी है उसको सलाखों में भेजा गया है। बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो उन्नाव में कोरोना महामारी के बीच अनलॉक हुए उन्नाव में देर रात तक ऑर्केस्ट्रा पर डांस चला, जहां बारबालाओं संग ग्रामीणों ने जमकर ठुमके लगाए हैं। डीजे साउंड पर बारबालाओं के बीच खूब नोट बरसाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। नाइट कर्फ्यू के बाद भी प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्नाव का ये पूरा मामला है। हालांकि जिले को अनलॉक तो किया गया है, लेकिन अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू है। नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद डीजे पर ग्रामीण बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ है और इस भीड़ में ज़्यादातर व्यक्तियों ने मास्क नहीं लगा रखा है। हालांकि कार्रवाई करते हुए
पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कुल 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। वीडियो ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आप भीड़ को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि संक्रमण का खतरा इससे बढ़ सकता है और ज़्यादातर भीड़ में जो मौजूद लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी अनुपालना नहीं की गई और साथ ही मास्क भी लोगों के द्वारा नहीं लगाया गया। पवन कुमार यादव पुत्र साधु यादव के दरवाजे पर कोविड-19 के गाइडलाइंस के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 35 से 40 व्यक्ति एकत्रित होकर बिना मास्क लगाए डीजे पर कलाकारों का डांस देख रहे थे। रात्रि गश्त में उप निरीक्षक दीपक कुमार मैं हमारा ही मौके पर जाकर 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 2 डीजे मशीन तथा 2 लाइट मशीन कब्जा में लिया गया तथा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 160/21 धारा 188, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा 20 से 25 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तो खबर बुलंदशहर से, जहां अरविंद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि पड़ोस के कुछ लोगों को फंसाने के लिए जीजा पवन ने साथ ही वकील के साथ मिलकर हत्या की थी। आरोपी पवन के पड़ोस के कुछ लोगों पर पुराने मुकदमे भी चल रहे थे, जिन्हें लेकर पवन इन लोगों को दोबारा जेल भिजवाने के लिए जीजा के साथ हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने गिरफ्तारी करके पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एक व्यक्ति पवन गुप्ता के द्वारा ये सूचना डायल 112 पे दी गई कि वो अपने साले के साथ मोटरसाइकिल से शिकारपुर से आ रहा था। इसका कहना था कि कुछ लोगों ने इसे रास्ते में मोटरसाइकिल को रोका और इस पे अटैक किया। एक खेतों में भाग गया, इसका साला दूसरी तरफ भागा। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई तो जिस तरफ लाइट देख करके इसको फ़ोन करके बुलाया गया, पीआरबी के लोगों को इसने बताया कि इसके साथ में इसका साला भी था। थोड़ी देर तलाशवाने के बाद फिर इसके साले को मृत अवस्था में वहीं बगल एक खेत में मिला इसका साला। तो बड़े प्लान्ड वे में इसने अपने प्रतिपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से एक घटना को कारित किया है। अभियोग का पूरी तरह अनावरण हो गया है। इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम वकील मलिक है, शिकारपुर का है, और दोनों ने घटना को स्वीकार भी किया है। तमंचा बरामद कर लिया गया है, जिससे बट से चोट पहुंचाई गई थी। गमछा बरामद है, जिससे गला घोट के हत्या। खबर फतेहपुर से, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने आशीष हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि आशीष की हत्या में शामिल कोई और नहीं बल्कि आशीष की ही सगी बहन के प्रेमी ने गमछे से गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सीओ दिनेश मिश्रा का कहना है कि मृतक आशीष कुमार की बहन का कानपुर के पतरसा गाँव के रहने वाले एक विपुल उर्फ आवेश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मृतक आशीष इस शादी के विरोध में था, जिसको लेकर ही आरोपी प्रेमी ने आशीष की हत्या कर दी। इसके पश्चात मृतक को बहका फुसलाकर अभियुक्त द्वारा खेतों की ओर गति करने को ले जाया गया तथा मौका देकर वहीं पर उसकी गला दबाकर निशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई तथा शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर कार्य से पूछताछ करने को उसकी घटना का पूरी तरह से खुलासा किया है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग तो मामला संख्या 74/21 धारा 301 आईपीसी में अभियुक्त को जेल रवाना किया जा रहा है। खबर हरदोई से, जहां कोथावा विकासखंड के गोविंदपुर में एक पिता की कोरोना से 1 साल पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद अब उसके 4 बच्चे बेसहारा हो गए, जिनकी देखरेख के लिए अब प्रोबेशनल विभाग सहायता कर रहा है, जिसके लिए विभाग ने सभी डाटा निदेशालय भेजकर सहायता की मांग की। बहरहाल चारों बच्चे अपनी बहनों के साथ पास रह रहे हैं और उनकी निगरानी के लिए ही एक एनजीओ को भी लगाया गया है। यूपी के हरदोई में एनजीओ इन बेसहारा बच्चों के लिए आगे आया। प्रोबेशनल अधिकारी बच्चों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं।
हरदोई का ये पूरा मामला है, जहां कोतावा विकासखंड के गोविंदपुर में 1 साल पहले 4 बच्चों के पिता की मौत होने के बाद ये चारों बच्चे अनाथ हो गए थे। सूचना मिली है कि पिताजी का कोविड से देहांत हो गया है और जो बच्चों की मां है वो उनका देहांत 2 वर्ष पहले हो गया है। कुल 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं तथा 2 लड़के हैं और हमारे विभाग ने सर्वे के तहत उनका नाम ये किया है और हम लोगों ने निदेशालय भेजा है और निदेशालय इस पर निर्णय लेगा कि उन बच्चों को किस तरह से पुनर्वासित किया जाए। फिलहाल जो बच्चे हैं वो अपनी दीदी और जीजा जी के पास हैं और जो बच्चे हैं उनके वर्तमान में देख रेख के लिए एक वहाँ पे संस्था काम करती है, वर्ल्ड विजन NGO है, उन्हीं को हमने कह दिया है और हमारे विभाग के लोग भी हमेशा उनसे बात करके उनकी खोज खबर हालचाल लेते रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जालौन की, जहां भगवान भरोसे अपना जीवन यापन करने वाले दिव्यांग परिवार को कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अपना जीवन यापन करने वाले दिव्यांग परिवार को कोरोना ने वो मार दे दी कि वो बेरोजगार विकलांग भाई दाने दाने को तरस रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो भूखे रह सकते हैं पर अपने बूढ़े माँ बाप को भूखा नहीं रख सकते। उनका पेट पालने के लिए कोई भी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में सिर्फ सरकारी मदद ही हमारा सहारा बन सकती है, जिसको लेकर उन्होंने डीएम जालौन प्रियंका निरंजन से मदद की गुहार लगाई। तो कानपुर देहात में ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर ग्रामीण सशंकित हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा लगता है ग्रामीणों को, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद वैक्सीनेशन लोगों का अब करवा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो राजपुर ब्लॉक क्षेत्र के रमू गाँव का बताया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।